अब बात करते हैं गाइस फ्रैक्चर हीलिंग की, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रैक्चर हीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट बोला जा रहा है कि वाई फ्रैक्चर हीलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में क्या होता है ना कि आपके फाइब्रस टिश्यू बनते हैं एंड फाइनली आपका सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हील हो जाता है। लेकिन फ्रैक्चर हीलिंग में ऐसा नहीं होता। जब बोन फ्रैक्चर्ड होती है ना तो आपके मिनरलाइज्ड मेसेनकाइमल टिश्यूज़ बनते हैं। कि फ्रैक्चर हीलिंग में हमारी स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ हेमेटोमा, द सेकेंड स्टेज इज स्टेज ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू, द थर्ड इज स्टेज ऑफ कैलस, फोर्थ इज स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग एंड द फिफ्थ इज स्टेज ऑफ मॉडलिंग। कन्फ्यूज़ नहीं होना, पहले रिमॉडलिंग की स्टेज है फिर मॉडलिंग की स्टेज है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। ये जो बॉक्स में है ये बहुत ही कंसाइज वे में आपको दे रखा है, तो अगर आपने इसको भी लर्न कर लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है स्टेज ऑफ हेमेटोमा। तो स्टेज ऑफ हेमेटोमा जो होती है वो बेसिकली लास्ट करती है अप टू 7 डेज़। और इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे ही बोन फ्रैक्चर हुई जो ब्लड है वो लीक होगा। अब बोन फ्रैक्चर हुई तो उसके अगल बगल वेसल्स रहेंगी ना, तो वो वेसल्स भी तो इंजर्ड होंगी जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ब्लड जो है वो बेसिकली लीक होने लगेगा उन टॉर्न वेसल से, और वहाँ पे क्या होगा कि हेमेटोमा बन जाएगा बिटवीन या फिर अराउंड द फ्रैक्चर। ठीक है, अब वो हेमेटोमा बन गया। अब क्या होता है कि फ्रैक्चर होता है तो आपका जो पेरियोस्टियम है या फिर जो अगल बगल लोकल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो भी स्ट्राइप्ड ऑफ हो जाते हैं। अब जिनकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के कारण, क्योंकि ब्लड जो वेसल्स हैं वो तो टॉर्न हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि इश्मिक नेक्रोसिस होने लग जाता है फ्रैक्चर एंड का। ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है इश्मिक नेक्रोसिस होने लग जाता है। इश्मिक नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है कि सपोज़ कोई जगह पे ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, एंड किसी भी तरीके से अगर वो ब्लड सप्लाई रुक जाए या कट जाए, उस एरिया में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा। और जब उस एरिया में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा ना तो उसको बोलेंगे इश्मिक, यानी कि वो जो पार्ट है वो इश्मिक हो गया। एंड जब वहाँ पे प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुँच पा रहा है एंड ब्लड के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, वो भी पहुँच नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे वो पार्ट जो है वो नेक्रोसिस में चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इश्मिक नेक्रोसिस हो रहा है किसका, फ्रैक्चर एंड का। अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पे नेक्रोसिस हो रहा है, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगल बगल की चीज़ों का, तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं यानी कि जो बोन सेल्स होते हैं वो भी मरने लग जाते हैं, डाई करने लग जाते हैं। लेकिन जो कुछ सेल्स होते हैं वो बेसिकली सेंसिटाइज हो जाते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होने लग जाते हैं डॉटर सेल्स में, और यही डॉटर सेल्स आगे जाके हीलिंग में मदद करते हैं। यानी कि कुछ सेल्स जो है वो डाई हो गए और कुछ सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, डॉटर सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गए आगे जाके हीलिंग करने के लिए। सो दिस इज़ द स्टेज ऑफ हेमेटोमा। ठीक है, स्टोरी की तरह समझो। अब दूसरा है स्टेज ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। अब क्या हुआ कि ये बेसिकली 2 से 3 वीक तक लास्ट करता है। अब इसमें क्या था कि वो जो ऊपर जो डॉटर सेल्स थे ना, अब वही डॉटर सेल्स जो हैं वो और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होकर के ब्लड वेसल, फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट ये सबको ऑर्गेनाइज कर देंगे, ये सबको फॉर्म कर देंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पॉलिफरेशन हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ उन डॉटर सेल्स का, किस में, वेसल्स में, फिब्रोब्लास्ट में और ऑस्टियोब्लास्ट में। ठीक है, जब इसमें डिफ्रेंशिएट हो गया तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सॉफ्ट ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ जो है वो बनने लग गए, किसके, फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स के बीच में। तो एक सॉफ्ट टिश्यू एंकरेज वहाँ पे मिलने लगेगी। ठीक है, और जो ब्लड क्लॉट है, वो जो ब्लड क्लॉट बन रहा है वो भी एक लूज फाइब्रस मैश सा वहाँ पे बना देगा, जो कि एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट करेगा, किसके लिए, फिब्रोब्लास्ट और न्यू कैपिलरीज के ग्रोथ के लिए। तो वहाँ पे एक सॉफ्ट टिश्यूज़ ग्रैन्युलेशन, जो एक ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ है वो वहाँ पे बेसिकली फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो क्लॉट है वो इवेंचुअली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, मैक्रोफेजेस, जाइंट सेल और अदर सेल्स के थ्रू अराइजिंग इन द ग्रैन्युलेशन टिश्यू। ठीक है, अब मतलब धीरे धीरे जो क्लॉट है वो बेसिकली रिमूव्ड हो गया बाय द मैक्रोफेजेस, जाइंट सेल्स और अदर सेल्स, जो कि किस में है, ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ में है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज ऑफ कैलस। तो स्टेज ऑफ कैलस जो होती है वो बेसिकली 4 to 12 वीक तक लास्ट करती है।
इसमें क्या होता है कि वो जो ऊपर ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ होते हैं, अब वो ही डिफ्रेंशिएट करके फर्दर क्रिएट करते हैं न्यू बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट को, ठीक है ना। वो ही डिफ्रेंशिएट करके और फिब्रोब्लास्ट जो है उनको फॉर्म कर रहे हैं। तो अब फॉर्मेशन ऑफ कैलस हो जा रहा है। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप कि फ्रैक्चर के बाद जो नई नई बोन बनती है दैट इज़ अ वोवन बोन। इसमें अभी जो कोलेजन है और जो बोन्स का अरेंजमेंट है वो इवनली नहीं रहता है, ऐसे रैंडमली अरेंजमेंट रहता है। और जो कैलस होता है ना, वो फर्स्ट साइन होता है यूनियन का बोन्स का, जो कि विजिबल हो जाता है एक्सरे में 3 वीक्स के बाद ही आफ्टर द फ्रैक्चर। और इससे क्या होता है, जैसे ही कैलस फॉर्मेशन होता है तो एक गुड स्ट्रेंथ मिलती है फ्रैक्चर को, ठीक है ना। और जो कैलस फॉर्मेशन होता है ना वो स्लोअर होता है एडल्ट्स में, यानी कि बच्चों में कैलस फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी होता है। और अगर बोन की भी बात करें कि अगर ये शाफ्ट है, ये कॉर्टिकल है और जो एंड्स हैं वो कैंसिलस है, तो कैंसिलस बोन में जल्दी जो है वो कैलस बनता है बजाय कि कॉर्टिकल बोन्स में, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है दैट इज़ द स्टेज ऑफ रिमॉडलिंग। अब इसमें क्या होगा कि वही जो वोवन बोन्स यानी कि अभी जो इमेच्योर बोन्स हैं वो ही फिर रिप्लेस हो जाती है मेच्योर बोन यानी कि लैमिनर बोन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, जो कि 1 से 4 साल तक लेती है। एंड लास्ट स्टेज इज़ द स्टेज ऑफ मॉडलिंग, जिसमें कि क्या होता है कि बोन जो है वो धीरे धीरे और स्ट्रेंथन होती है। जो हमारे कॉर्टिकल्स हैं, कॉर्टिसेस हैं, वो बेसिकली वो शार्पन होते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा लगता ही नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कभी फ्रैक्चर हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। तो शार्पनिंग हो जाती है कॉर्टेक्स की एट द एंडोस्टियल एंड पेरियोस्टियल सर्फेसेस। और जैसे जैसे हम उसमें वेट बियरिंग यानी कि स्ट्रेस देने लगते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले वॉल्फ्स लॉ में बताया, जैसे जैसे उस बोन में स्ट्रेस पड़ने लगता है, वेट बियर पड़ने लगता है, वैसे 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 हमारी जो बोन है वो और स्ट्रॉन्ग होती रहती है। तो इस तरीके से बोन हमारी बेसिकली हील होती है। बात करते हैं हीलिंग ऑफ कैंसलस बोन। तो जो हीलिंग ऑफ कैंसलस बोन होता है और जो हीलिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन होता है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा दैट वाज अ हीलिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन। तो हीलिंग ऑफ कैंसलस बोन, हीलिंग ऑफ कॉर्टिकल बोन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैंसलस बोन में क्या होता है कि कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रैबिकुलाई है, ट्रैबिकुलाई क्या होते हैं कि बेसिकली कुछ उभरे हुए पोर्शंस होते हैं जो कि बोन को एक स्पॉन्जी, जो कैंसलस बोन होती है उसको एक स्पॉन्जी टेक्सचर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेडुलरी कैविटी तो होती नहीं, तो जो आपके ट्रैबिकुलर होते हैं उनके बीच में बहुत ही लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो यूनियन जो होता है वो डायरेक्टली इन्हीं बोनी ट्रैबिकुलर के बीच में हो जाता है। एंड बाकी तो सेम ही है कि ग्रैनुलेशन फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, वोवन बोन बनेगा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में, एंड फाइनली जो 2 फ्रेगमेंट्स हैं वो यूनाइट हो जाएंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया होता है ट्रैबुलर के बीच में, एंड डायरेक्ट जो है वो यूनियन हो जाता है बोनी ट्रैबुलर के ट्रैबिकुलर के बीच में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोन हीलिंग। तो प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग का मतलब ये होता है कि जब फ्रैक्चर के हेमेटोमा को डिस्टर्ब ना किया जाए, करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोन हीलिंग। तो प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम फ्रैक्चर के हेमेटोमा को डिस्टर्ब कर दें, यानी कि कब, जब फ्रैक्चर को ऑपरेटिवली हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसका हेमेटोमा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो वहाँ पे जो बोन होती है वो हील करती है डायरेक्टली विदाउट द कैलस फॉर्मेशन। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फ्रैक्चर हीलिंग। और इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है इवैल्यूएट करना यूनियन को एक्सरे के अंदर। जबकि सेकेंडरी फ्रैक्चर हीलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर के हेमेटोमा को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, यानी कि वो केसेस जिनको नॉन ऑपरेटिवली हम ट्रीट कर रहे हैं, हीलिंग यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन के साथ ही होती है और एक्सरे में हम उसको ईजिली इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रैक्चर हीलिंग। अब फ्रैक्चर हील तो हो रहा है, हमने देख भी लिया कि कैसे 5 स्टेजेस में फ्रैक्चर हील हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उन फ्रैक्चर हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ द पेशेंट, जैसे कि हमने देख ही लिया कि बच्चों में फ्रैक्चर हीलिंग जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ बोन। अब डिपेंड करता है कि कौन सी बोन फ्रैक्चर हुई है। जो फ्लैट एंड कैंसलस बोन होते हैं वो जल्दी यूनाइट करते हैं,
ठीक है। पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर कि भाई ओब्लीक फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ये सब मैंने चैप्टर 1 में कवर किया है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर की प्लेलिस्ट में जा कर के। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर यानी कि चूर चूर वाला फ्रैक्चर, अगर चूर चूर वाला फ्रैक्चर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ना हील होने में। तो पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर भी ये डिसाइड करता है कि फ्रैक्चर हीलिंग कितनी जल्दी होगी, फास्ट होगी या स्लो होगी। उसके बाद है डिस्टर्ब पैथो एनाटॉमी। देखो होता क्या है ना, सबसे पहला है सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जैसे फ्रैक्चर हुआ तो कभी कभार क्या होता है कि फ्रैक्चर के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे जो अगल बगल वाले सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, उसमें जा कर के घुस जाते हैं। ठीक है, उसमें जाकर के वो जो फ्रैक्चर्स हैं वो घुस जाते हैं, उसी को ही हम सॉफ्ट टिश्यू इंटरपोजिशन बोलते हैं। अब जब वो उसके अंदर जाके घुस जाएंगे, और हमें पता है जो कैलस फॉर्मेशन है वो तो 2 फ्रैक्चर एंड्स के बीच में ही होगा ना। अब एक फ्रैक्चर एंड्स या दोनों फ्रैक्चर एंड्स तो सॉफ्ट टिश्यू में जा कर के घुस गए, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रिवेंट करेगा कैलस को फ्रॉम बिजिंग द फ्रैगमेंट्स, और हीलिंग जो है वो स्लो होगी। दूसरा है इश्यमिक फ्रैक्चर एंड। इश्यमिक फ्रैक्चर एंड रहेगा, वहाँ का ब्लड सप्लाई कट रहेगा, और हमें पता है कि बोन हीलिंग के लिए ब्लड सप्लाई होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस पार्ट की वैस्कुलैरिटी, उस पार्ट का प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो हीलिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिडक्शन। ठीक है ना, बच्चों में क्या होता है कि बोन अगर साइड टू साइड भी लगी है ना तो भी अच्छे से रिडक्शन हो जाता है, जिसको हम बैनॉट रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं होता, बड़ों में हमें प्रॉपर रिडक्शन चाहिए तभी बोन जुड़ेगी, वरना नहीं जुड़ती। नेक्स्ट है इमोबिलाइजेशन। अब क्या होता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स को हमें इमोबिलाइज रखना पड़ता है, कुछ फ्रेगमेंट्स को नहीं रखना। जैसे अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए रिब्स का या स्कैपुला का, तो उसमें तो ये है कि वो ऐसे ही हील हो जाता है, बिकॉज उनकी अगल बगल की इतनी सारी मसल्स अच्छे से उनको पकड़ के रखती हैं, और मसल्स की इतनी अच्छी वेस्कुलैरिटी होती है, इतनी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है कि वो अपना आप ही हील हो जाता है। लेकिन जैसे फ्रैक्चर हो जाए नेक ऑफ द फीमर का, ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई लॉस होने का मतलब ये है कि फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा स्लो हील होगा। नेक्स्ट है आपका ओपन फ्रैक्चर। ये भी मैंने चैप्टर 1 में कवर किया है। ओपन फ्रैक्चर हो गया तो जाहिर सी बात है कि डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्रेशन एट द फ्रैक्चर साइट। वॉल्फ्स लॉ अभी बताया, जितना अच्छे से और जितना टाइम के साथ, टाइम टू टाइम, और जब देना है तभी, और जितना देना है तभी वेट बियरिंग अगर आप करोगे तो उसी तरीके से बोन आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर 2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। ऑल्सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली उन टॉपिक्स पे वीडियो लेकर के आऊँगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।